नमस्कार, एचसीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता में पहले चीफ रिपोर्टर, फिर मेट्रो एडिटर और फिर ब्यूरो चीफ रहे। मेरठ के अलावा दिल्ली में उन्होंने लंबी पारी पत्रकारिता में खेली और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली की पॉलिटिकल जो यहाँ पे घटना हुई या उन्होंने जो भी कवर किया, वो ये नई किताब आई है। तो आज इसी के संदर्भ में हम दिल्ली से भी बात करेंगे। तो आपका स्वागत है मिश्रा जी। तो जरा मुझे ये बताइए और हमारे जो दर्शकों को कि ये पुस्तक में है क्या। असल में मैं जैसा आपने बताया, मैं जनसत्ता में ही पूरे समय रहा और शुरू में थोड़े दिन दिल्ली रहा, यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग किया। 89 से लेके 96 मई तक मैं वेस्टर्न यूपी कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, मेरठ बेस, उत्तराखंड भी तब उसमें शामिल था। 96 में 96 में मेरी वापसी हुई दिल्ली की और 1996 से और जब 2020 में मैं जनसत्ता से रिटायर हुआ विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालते हुए, तो जो दिल्ली में मैंने देखा वो बहुत सारी उसमें चीजें ऐसी थी जो खबरों में नहीं आ पाई। उसको मेरे मन में आया कि मुझे लिखना चाहिए। राजनीतिक किस्से, नेताओं के जिन नेताओं से सरोकार रहा, सीधा उनसे मिलना जुलना रहा, उनके किस्से, ये सब मिला जुला के मुझे ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो मैं खबरों में नहीं लिख पाया या कोई नहीं लिख पाया। और आगे आने वाले समय में उसमें से कई अच्छी चीजें हैं जो राजनीति के लिए उदाहरण बनेगी और हमारे बाद के साथी जो रिपोर्टिंग में आएंगे पत्रकार, उनके लिए भी ये एक गाइडलाइन जैसा बनेगा कि भाई रिपोर्टिंग में इन्हीं चीजों का भी महत्व होता है। आप देखेंगे इस किताब में बहुत ज्यादा मैंने इसमें करीब 30-35 नेताओं के भी उदाहरण मैंने दिए हैं, कम कम शब्दों में। ज्यादा नहीं दे पाया चूंकि इसलिए कि ये किताब बहुत बोझिल होगी। मेरी कोशिश ये थी कि उन नेताओं के बारे में अलग से थोड़ा थोड़ा लिखूं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं है या राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। बाकी जो अभी है, कोई मौका मिलेगा तो फिर लिखूंगा। इसलिए ये किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेरा मानना है कि दिल्ली कैसे बदली, दिल्ली का टोपोग्राफी कैसे बदला, दिल्ली का राजनीति कैसे बदला। जैसे आम धारणा ये थी कि दिल्ली जो है वो पंजाब मूल के आए हुए नेताओं की दिल्ली है, वही राज करते थे, या दिल्ली लोकल जो यहाँ बिरादरी रहती थी 365 गांव की, उनकी दिल्ली है। धीरे धीरे दिल्ली बदली और बाहर के लोगों का, जैसे शीला दीक्षित मूलतः वो उनको आप पंजाब का कह लें, लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश से की और दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी आप दिल्ली का लोकल तो नहीं कह सकते। इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की राजनीति में आप कल्पना से ये बाहर हो सकता था कि एकदम ठेठ बिहार का व्यक्ति मनोज तिवारी दिल्ली का भाजपा का अध्यक्ष बने, कई एमपी बने, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य, राजस्थान मूल के लोग यहाँ मंत्री बने, एमएलए बने। तो इस किताब का उद्देश्य मूल रूप से इस बदलाव को दिखाना था। दिल्ली की आबादी, हम सब जानते हैं कि दिल्ली 1911 में राजधानी बनी और उससे पहले कलकत्ता। तो दिल्ली की आबादी गिनती की हुआ करती थी। आज दिल्ली 2 करोड़ 2.5 करोड़, और अगर एनसीआर को मिला दें तो 5 करोड़ की दिल्ली है। और उसमें जिसको आप मूल दिल्ली का कहेंगे, मूल दिल्ली का तो वास्तव में गांव के लोग ही जो बचे हुए उन्हीं को कहेंगे। कोई माइग्रेट होकर पहले आया, कोई बाद में आया, पूरा किस्सा मैंने नहीं लिखा, मैंने उन्हीं को लिखा है जिनसे मेरा सरोकार रहा। मेरा मानना है कि 1982 में जब केसीआर हुआ और उसमें जो बड़े निर्माण कार्य दिल्ली में हुए, उसको करने के लिए जो विभिन्न राज्यों से मजदूर आए, विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहले भी आते थे, सरकारी नौकरी करने बाहर से पहले भी लोग आते थे, लेकिन उन निर्माण मजदूरों ने यहाँ आके दिल्ली की टोपोग्राफी को में पहला मेजर बदलाव किया है और उसमें ये मेजर भूमिका अदा की। फिर उसके साथ साथ अब दिल्ली की स्थिति ये हो गई कि तीसरी पीढ़ी भी बाहर से आए हुए, जिसको हम कहते हैं प्रवासी,
वो तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो गई और वो भी दिल्ली का वोटर बन गए और दिल्ली की राजनीति में उनकी भी हिस्सेदारी आने लगी। ये परिवर्तन अभी हुआ है, इसी को दिखाने के लिए इस किताब को लिखने का मन हुआ। इसमें खुराना जी से लेके और केजरीवाल तक पूरा आपने घटना केजरीवाल पहले भी मैंने इसके 3 हिस्से लिखे हैं। आप जब इसे देखेंगे या हमारे जो दर्शक हैं वो इसको पढ़ेंगे, एक तो छोटा सा हिस्सा मैंने लिखा है दिल्ली का इतिहास, जो कम शब्द में, क्योंकि दिल्ली के इतिहास पर 10 किताबें लिखी गई हैं। उसी में मैंने ये जोड़ा है कि जब दिल्ली देश की राजधानी बनी और आजाद हुआ देश 47 में, तो 1952 से जो अब तक की शासन प्रणाली बदली उसके बारे में, और उसमें की जो मेजर घटनाएं जो हुई उसमें मैं सीधा नहीं इन्वॉल्व था। मैं तो 1996 के बाद, या आप समझ लें कि 1985-86 के बाद सीधे इन्वॉल्व था। तो उससे पहले ही घटनाएं कुछ बाकी अखबारों से और सूचनाओं के आधार पर जो पत्रकारिता का दायित्व जैसे होता है, वो एक हिस्सा लिखा। और दूसरा हिस्सा मैं राजनीतिक किस्से लिखे। उसमें जैसे एक किस्सा ये लिखा है कि 2002 में नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10% से ज्यादा 14% वोट आए। कांग्रेस लीडरशिप ने अचानक परिवर्तन करके चौधरी प्रेम सिंह को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। ये मैसेज चला गया कि वो दलित चौधरी प्रेम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। चौधरी प्रेम सिंह ने ऐसा प्रोजेक्ट भी करना शुरू किया। अब वो उनको पता नहीं कैसे ये गलतफहमी हो गई कि पत्रकार जो है वो मुख्यमंत्री बनवाते हैं। इसे मैंने विस्तार से लिखा है, पढ़ेंगे कैसे उन्होंने एक रात अपने एक प्रिय आदमी से मुझे साकेत की एक कोठी में बुलवाया खाने पर। मैं पहले तो समझा नहीं, मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी। वहां गया तो देखा मैं अकेला था और रात में चौधरी साहब आए। जो आदमी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से आजादी से मरने तक आखिरी चुनाव हारे हैं, हर चुनाव जीता हो और जिसकी पॉपुलैरिटी के किस्से गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका, वो आदमी आश्चर्य ढंग से वो मेरा हाथ पकड़ के और कहने लगे कि भाई जी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है मुझे मुख्यमंत्री बनाना, और आप चाहोगे तो बन जाएंगे। तो वो मैं समझा नहीं क्या हुआ। खैर बात के घटनाक्रम हम सब जानते हैं कि शीला दीक्षित को बहुत राजनीति में भी तेज आदमी थी। उनको ये समझ में आ गया कि कहीं ये हाईकमान ने वाकई उनको सोच तो नहीं लिया है, तो उन्होंने सीटिंग गेटिंग का नारा दिया। जो विधायक थे उन्हीं को फिर से टिकट दें, वही मैक्सिमम जीते। चुनाव में कांग्रेस जीती और चौधरी प्रेम सिंह के आग्रह पर प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति बाद में हुए और अब नहीं है, उनके लीडरशिप में एक कमेटी बनी जो सही जाहिर था मैक्सिमम विधायक शीला दीक्षित के कहने, तो उन्होंने शीला दीक्षित का नाम लिया चौधरी प्रेम सिंह। इसी तरह का एक किस्सा इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन अभी जीवित है कि 2 बार सब कुछ तय होने के बाद वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जब हवाला में मदनलाल खुराना ने इस्तीफा दिया तब उनका नाम आया, तब ये कह के कि ये बहुत जूनियर है। दूसरी बार जब एक्सट्रीम लड़ाई हो गई उनमें और साहिब सिंह वर्मा में, तो आरएसएस की ओर से तय हो गया कि हर्षवर्धन बनेंगे। जैसे ये नाम सार्वजनिक होने लगा, दोनों खुराना जी और साहिब सिंह दोनों हाईकमान के सामने जाके सरेंडर कर गए कि आप जिसे चाहो बना दो लेकिन ये ना बनाओ। तो फिर सुषमा स्वराज जी को बनाया गया और वो किससे हम सबको पता है कि 4 महीने सुषमा स्वराज जी रही मुख्यमंत्री और उसके बाद हार को नहीं बचा पाए, प्याज कह लें या जो भी कारण क्या है। उसी तरह एक किस्सा इसमें और है, जो किस्से तो बहुत है कि जैसे अभी बाद में भी झगड़ा चलता है अरविंद केजरीवाल जी को अफसर हमारी नहीं सुनते, उससे संबंधित इसमें कई किस्से दिए हुए हैं कि एक अफसर जब ये दिल्ली में सीएनजी चल रहा था वाहनों पर कमर्शियल व्हीकल पर, तो सिंधु श्री खुल्लर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थी। अचानक पता चला कि उनके बदले जीएस पटनायक को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया। उस समय मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के अजय माकन, जो कांग्रेस के बड़े नेता है। अजय माकन ने शीला दीक्षित को फोन किया जी कि मेरी जानकारी की वजह कैसे आपने लगवा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये अखबारों में चक्कर में बड़ी झूठी खबर है। उन्होंने एलजी हाउस फोन किया, बोले हाँ नहीं ये सही हुआ है।
ये भागी हुई गई एलजी हाउस, एलजी ने कहा मेरे बस का नहीं, ऊपर से आया है। तो ये गई, उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्र के, और इनसे पारिवारिक संबंध थे, क्योंकि पंडित उमाशंकर दीक्षित की बहू थी। तो उन्होंने कहा कि अरे छोटे से काम के लिए आप क्यों आ गई, मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ। पता चला कि थोड़ी देर बाद उनका फोन आया कि नहीं, ये नहीं चेंज हो सकता क्योंकि आडवाणी जी ने किया है। तो क्या किया, शीला दीक्षित ने समझ गई कि अब ये चेंज नहीं हो सकता, तो उन्होंने अजय माकन को फोन करके कहा कि बेटा सवेरे उसको चाय पे बुलाना, नाश्ते में बुलाना, और मेरी ओर से बड़े बुके देना। और ऐसा सम्मान उनको किया गया कि आखिर तक जीएस पटना है इस कंफ्यूजन में रहे कि उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनवाया किसने। और अजय माकन है सक्रिय राजनीति में, उनका कहना है कि जो काम हम सिंधु से खुल्लर से नहीं करा सकते थे वो सारा पटनायक ने नियम। इसी तरह से कई किस्से हैं, 3 बार का तो मैं साक्षी हूँ कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी कैसे अपने हिसाब से बनवाया, और उसमें एक भी अखबार में एक लाइन खबर नहीं छपी नाराजगी का। 3 बार लिस्ट भेजी, नहीं स्वीकार हुआ अफसरों का, लेकिन उसको भी उन्होंने मिलजुल के सुलझाया। इसी तरह के बहुत सारे और किस्से। जी, आपने मुख्यतः 2 मुख्यमंत्रियों को तो देखा है यहाँ पे, शीला दीक्षित और अब केजरीवाल साहिब सिंह। तो केजरीवाल और सुराना जी थोड़ा तो ये जो मैं मुख्यतः बात करूंगा केजरीवाल और शीला दीक्षित, दोनों की कार्य प्रणाली आपको क्या लगती है? और दूसरा ये भी है कि लोगों का जो जनता से संवाद था, क्योंकि घरों में बड़ी लगती थी सुबह लोगों की, मैंने बहुत नेताओं को देखा, अभी भी क्या ऐसा कुछ है कि यहाँ बदल गया पूरा? नहीं, पूरा सिस्टम ही बदल गया जी। मैंने हम लोग देखते देखते हो, अभी हम लोग 60 से ऊपर वाले खेमे में है, बहुत पुरानी बातें नहीं है। शीला दीक्षित 15 जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो कांग्रेस के जो लीडर यहाँ स्थापित नेता थे, उनको ये भरोसा नहीं था कि ये लंबा चल पाएगा, क्योंकि वो जिस तरह के वातावरण में अंडा हाउस की पढ़ी हुई और राजीव गांधी के राज्य मंत्री रही, वहां भी बहुत ज्यादा नहीं मिलना जुलना। लेकिन यहाँ आके उन्होंने जो अपने को चेंज किया कि पब्लिक डीलिंग और जो मिलना चाहे उनके लिए हर समय एक्सेस, और दिल्ली के लिए रात दिन सोचना। हम लोगों ने, हम सब जानते हैं कि 2010 में यहाँ राष्ट्रमंडल खेल हुआ जिसमें घोटाले हुए और बड़ी चर्चा थी, उसमें सुरेश कलमाडी और कई लोगों को जेल भी हुई। उसमें शीला दीक्षित पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दिल्ली में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। मैंने भी एक पत्रकार के नाते मैंने उसका भी जिक्र इसमें किया है, खबर लिखी कि शीला दीक्षित अब बच नहीं सकती, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि वो नाराज हुई मुझसे और फोन करके बताया। आपका समय होता तो मुझ पर केस हो जाता और मेरे अखबार का विज्ञापन बंद हो जाता, लेकिन वो ऐसा उन्होंने किया नहीं। बाद में जब हमने सही विश्लेषण उनका जवाब पढ़ा तो पता चला कि उन 17,000 करोड़ रुपए में मैक्सिमम पैसे जो है वो बिजली झज्जर, दिल्ली में परमिशन नहीं था बिजली उत्पादन बढ़ाने का, तो झज्जर में उन्होंने बिजली स्टेशन खोला, और मेट्रो के तीसरे या चौथे चरण के लिए उन्होंने पैसे दिए, अपना हिस्सा जो दिल्ली सरकार का है, और 2000 बसें नेहरू मिशन के मिली थी। 2000 बसें इन्होंने और एक्स्ट्रा कांग्रेस के नाम पर। हो सकता है घोटाला हुआ, मैं कोई केवल पत्रकार हूं, मैं कोई जासूस नहीं हूं, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से वो पैसे उसमें से मैक्सिमम फ्लाईओवर डेवलपमेंट और मेट्रो, बिजली, पानी की इनके लिए बेहतरी के लिए लगे। तो वो, और सबसे जो बड़ी बात ये थी कि वो किसी भी मतलब ट्रांसपेरेंसी गजब की थी, मीडिया फ्रेंडली थी, बिना पत्रकारों से मिले। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सेस उनसे कोई था तो पत्रकार था, और कहीं कोई बनावटीपन नहीं लगता था, जैसे घर के मेंबर से आप बात कर रहे हैं। इस सरकार जो मीडिया के बल पर ही जीत के आई, मीडिया ने ही इनको हर आंदोलन में सिर पर किया। इन्होंने सबसे पहला काम किया कि पत्रकारों से विशेष बना लिया, और इसी नियम कानून में अफसर उनके लिए सारा सिर के बल खड़े रहते थे शीला दीक्षित के। अब ये सारे अफसरों विदा करा दिया। मैं तो सुन के दंग हूँ, आपकी भी शायद जानकारी में नहीं होगा कि वर्षों से मुख्यमंत्री का कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है,
कोई आईएएस। जब मैं सरकार वही चलाता है ना, मुख्यमंत्री से ही चलता है, और मुख्यमंत्री का कोई सेक्रेटरी नहीं है। अभी 250 से ज्यादा लोगों को की सेवाएं एलजी ने रद्द की, जिनको एडहॉक रखा गया था बिना नियम कानून के। तो इसी तरह के लोगों से सरकार चल रही है। डेवलपमेंट की परिभाषा अरविंद केजरीवाल ने बदल दी। दिल्ली जो सही दिशा में जा रही थी, ये शीला दीक्षित को पता था कि हर साल हम लोग पत्रकार है लिखते रहे हैं कि जो सामान्य आबादी का फ्लो है, उसके अलावा हर साल 5 लाख आबादी एडिशनल दिल्ली में मिलती है। तो उनका भी आपको इंतजाम करना है। वो सब इंतजाम करना तो छोड़ दें, जो चीजें पहले से बनी हुई थी वो भी मेंटेन नहीं हो पाए। इसलिए अब मीडिया फ्रेंडली का तो मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि रिलीज आके पढ़ देता है कोई, और उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मान लें। अच्छा, इसमें एक चीज और थी कि विधानसभा में वैसे तो मैंने भी साफ सिंह के जमाने से शीला दीक्षित तक, उसके बाद में ब्यूरो चले गया था, इन दोनों को देखा। लेकिन अब एक भी जो विधानसभा का एक मिसयूज हो जाता है कि वो आते हैं, क्योंकि बाहर तो उन पे मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, तो विधानसभा आते हैं, कभी वो राजीव गांधी का तो भारत रत्न का वापस लेने की बात करते हैं, कभी वो मतलब दिल्ली की सीमा के बाहर वो कर देते हैं चर्चा, कभी प्रधानमंत्री की ये। तो जबकि शीला दीक्षित के जमाने में मुझे लगता है कभी ऐसा नहीं हो रहा। इसमें भी कुछ है, इसमें किताब में है, किताब में इसका डिटेल वर्णन है। असल में है क्या कि दिल्ली विधानसभा के लिए नियमावली बनी, उस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका क्षेत्र क्या होगा। हाँ। उसमें आप वीरप्पा मोइली पर मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते, राजीव गांधी से आपका भारत रत्न वापस लेने इसका प्रस्ताव नहीं कर सकते। मतलब जो नहीं कर सकते वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें, आपने कवर किया दिल्ली सरकार, हम तो बरसों उसी में रहे। पहले दिन से, जिस दिन से विधानसभा बनी है, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और एलजी मामले जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। लेकिन आपकी जानकारी में शुरू से दिल्ली विधानसभा में डीडीए, लैंड और दिल्ली पुलिस पर क्वेश्चन लगते थे और चर्चा होती थी, और पुलिस कमिश्नर और डीडीए बीसी अफसर दीर्घा में उसी तरह बैठे रहते थे जैसे बाकी डिपार्टमेंट के अफसर बैठते। आज की तारीख में एलजी ने मना करा दिया, वो सब सारे सवाल खत्म हो गए। उसी तरह से आप जो उन्हें विधानसभा में 3 सेशन, कोई ये नहीं बना है नियम की उस सेशन का नाम फलना फलना हो, लेकिन ये है कि एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। इसलिए एक मान लिया गया है कि साल के शुरू में बजट सेशन और एक मानसून सेशन जुलाई में और शीतकालीन। अब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सत्रावसान होता ही नहीं, क्योंकि फाइलें जो है सत्र शुरू करने के लिए और सत्रावसान के लिए एलजी के पास जाना है। यहाँ वो रखे रहते हैं, घर का आदमी स्पीकर है, उसको कह दिया कल बैठक बुला लो। और ये आश्चर्य लगेगा, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के नाम पर पार्लियामेंट बुलाया जाता है और पार्लियामेंट में राष्ट्रपति की निंदा की जाए और राष्ट्रपति हटाने के लिए धरना दिया जाए, और वो धरना देने वाले सत्ता पक्ष के लोग माने, ये सब चीजें दिल्ली में ये सब होता चला गया। विधानसभा में धरना दिया गया एलजी हटाने के लिए। मुझे याद है जब शीला दीक्षित नई सीएम बन के आई थी, तो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पूछा जब उन्हें पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैम यहाँ पे वंदे मातरम गाया जाता है, तो उसे उन्होंने देखा, कहा कि आई एम नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। यही उनकी वर्डिंग थी जो मुझे पूरा याद है। तो क्या उन्होंने तो डिस्ट्रॉय कुछ नहीं करी, परंपरा थी। जो नई सरकार आई है वो क्या परंपराओं को किस तरीके से, कुछ है इस किताब में? बिल्कुल, हम लोगों ने किताब में लिखा है, आप देखेंगे, बल्कि लिखा भी, खबरों में भी लिखा, इसमें भी लिखा है, खबरों में भी ये लिखा कि विधानसभा और संसद नियमों से चलते हैं, नियमों से ज्यादा परंपराओं से चलते हैं। कहीं कागज में नहीं लिखा हुआ है, न संसद में न विधानसभा में, कि लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के कमरे में नहीं जाते, प्रधानमंत्री लोकसभा। उसी तरह दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाते हैं, जबकि उनके बनाए हुए होते हैं। लेकिन परंपरा ये है। दूसरा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि वो आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे लोकसभा में, बनी हुई परंपरा।
एक नियम जैसा हिसाब बना दिया गया कि सबसे पहला घंटा जो होगा वो क्वेश्चन आंसर होगा, दूसरा घंटा होगा वैसे होगा, प्रस्ताव लाने के लिए इतने दिन का समय होगा, ये नियम बनाए गए और नियम, लेकिन उन सबको तोड़ डाल दिया गया। यहाँ तो आधी बैठकों में, आधी क्या मुझे तो लग रहा है 90% बैठकों में क्वेश्चन और होता ही नहीं। अब जब क्वेश्चन और नहीं होगा तो जनता की बात तो वहां उठेगी कैसे? जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव वहां है, केवल ये कह देने से कि अफसर हमारी नहीं सुनते, अब वहां चर्चा ही नहीं होने देंगे। वो रिकॉर्ड पर तो आएगा कि डीडीए को आपने 20 स्कूल के लिए भेजा और डीडीए ने सारे परमिशन रद्द कर दिए, एक का परमिशन दिया, तो डीडीए की जगह हंसाई होगी कि भाई उन्होंने 19 रद्द कर दी। जब आप भेजेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं करने देंगे तो क्या होगा? चलिए, बाकी आप लोग इस पुस्तक को खरीदिए, देखें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस चैनल को देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।